रिसाइकल ऑपरेशन को पढ़ने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाईपास ऑपरेशन को। तो जो बाईपास है ये जस्ट रिवर्स है रिसाइकल का। रिसाइकल में हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रीम जो प्रोसेस हो चुकी है उसे वापस से ले जा करके प्रोसेसिंग करते हैं इक्विपमेंट के अंदर। लेकिन बाईपास में क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ है, बाईपास इज अ स्ट्रीम दैट स्किप्स वन और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोसेस एंड गोज डायरेक्टली टू द अनदर स्टेज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक जो स्टेज होती है उसको हम कर देते हैं स्किप, जबकि रिसाइकल में हम क्या कर रहे थे, डबल उसी स्टेज में उसे प्रोसेस करवा रहे थे। तो अगर डायग्राम से समझे हम तो कुछ अच्छे से समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से अगर मैं एक सिंपल फ्लोशीट देखूं, इसके पिक्सल फट रहे हैं थोड़े, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना उससे। तो अगर हम देखें इस फ्लोशीट को, तो यहाँ से हमारी फ्रेश फीड आई थी और फ्रेश फीड एक सेपरेटर में गई। अगर आपको याद हो तो रिसाइकल में यहाँ पर मिक्सर लगा हुआ था, लेकिन जो बाईपास होता है यहाँ पर सेपरेटर लगा है। तो सेपरेटर से होती हुई एक स्ट्रीम तो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगी और एक जाएगी हमारे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में, और यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में वो जाएगी मिक्सर में। और मिक्सर में क्या होगा कि जो हमने एक फ्रेश फीड, जो हमारी फ्रेश फीड थी उससे जो एक बाईपास निकाली थी वो आकर के यहाँ मिक्सर में मिल जाएगी, और यही हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट। इन दोनों का ब्लेंड जो होगा, जो फ्रेश फीड और जो हमारा प्रोसेस्ड फीड प्रोसेस्ड मटेरियल है, इन दोनों का जो ब्लेंड होगा वो होगा प्रोडक्ट। तो अब ऐसा क्यों करते हैं, हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है पहली बार में कि ऐसा क्यों करते हैं। तो उसके हमारे पास कुछ रीज़न है। मान लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल में लेता हूँ कि आपका जो वाटर टैंक है, ये आपका वाटर टैंक है जो कि घरों में छत के ऊपर लगता है। वहाँ से पानी आता है गीज़र में, जो आपके बाथरूम में लगा है, गीज़र में पानी आता है। गीज़र में पानी गर्म होता है और आपकी बकेट में आप पानी लेकर के नहाना शुरू करते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि पानी गर्म ज़्यादा हो चुका है, टू हॉट वाटर है, जैसे कि आप नहा नहीं सकते। तो अब आप क्या करेंगे, क्या कहीं से आइस ला करके इसके अंदर डालेंगे, आइस ला करके इसमें डालेंगे, या फिर इस बकेट के पानी को रेफ्रिजरेटर में ले जाके ठंडा करेंगे? तो ऐसा आप कुछ नहीं करने वाले। आप क्या करेंगे, जिस वाटर टैंक से कनेक्शन था गीज़र का, उसी वाटर टैंक से हमारा नॉर्मल जो टेप वाटर होता है उसका भी कनेक्शन होता है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले वॉल्व को खोल देंगे, यहाँ से वॉल्व, नल को खोल देंगे, अगर आसान भाषा में बात करें तो इस वाले नल को खोल देंगे और आपको जितना वाटर चाहिए यहाँ पर डाल देंगे ताकि आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। यही आप करेंगे और यही हर कोई करता है। तो ऐसा ही हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज में हमसे क्या होता है कि टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है, जैसे मान लेते हैं कि हीट एक्सचेंजर हमारे पास है, हीट एक्सचेंजर, और इसका काम है हीटिंग का, जिसको हम हीटर बोलते हैं। अगर हीट एक्सचेंजर हीटिंग का काम करता है तो उसे हीटर बोलते हैं, और हीट एक्सचेंजर अगर कूलिंग का काम करता है तो उसे कूलर बोलते हैं। तो एक हीटर है। अब इसमें से हमें टेम्परेचर, जो आउटपुट टेम्परेचर है, मान लेते हैं इनलेट जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है और आउटपुट हमें चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है फ्लो रेट्स में, यहाँ की जो फ्लो रेट है वो कुछ चेंज हो जाती है, या फिर यूटिलिटी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें ऑब्टेन हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कूल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो फ्रेश फीड है वहाँ से एक बाईपास सिस्टम ला करके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो 55 डिग्री सेल्सियस का आउटपुट मिला था उसके साथ 30 डिग्री सेल्सियस का इनपुट मिला करके एक ब्लेंड बना देंगे हम, और इसकी फ्लो रेट सेट कर देंगे। उसकी कैलकुलेशन है हमारे पास, हम कर सकते हैं उसकी कैलकुलेशन एनर्जी बैलेंस के अंदर। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और यही हमारा काम होता है। इन्हीं चीज़ों के लिए इंजीनियर का काम होता है, बाकी सब ऑपरेटर कर लेता है। इन कामों के लिए हम इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है कि कंपोजिशन। मान लेते हैं कि एवापोरेटर है, एक एवापोरेटर है हमारे पास। शेप ऐसा नहीं होता, ब्लॉक डायग्राम में बना रहा हूँ एवापोरेटर का। एक एवापोरेटर है जिसके अंदर एक स्लरी आ रही है। मान लेते हैं इसके अंदर 10% जो है सॉलिड है, 10% सॉलिड है। अब इस स्लरी को हमें कॉन्सेंट्रेट करना था 50% तक, 50% सॉलिड तक इसे कॉन्सेंट्रेट करना था। अब क्या हुआ, ऑपरेटर एक फ्लो रेट छोड़ करके चले गया, यहाँ पर वॉल उसने ऑपरेट किया
सॉरी मैंने गलत बना दिया, थोड़ा देख लेना आप। यहाँ पर एक वॉल्व था जो ऑपरेटर ने ऑपरेट किया और उससे कुछ ऐसे फ्लो रेट करके वो खाना खाने निकल गया, जिससे कि जो हमारी फ्लो रेट है वो 50% ना मिलते हुए 40% मिल गई। जो हमें चाहिए थे 50% उसकी जगह आ गई 40%। और वो 1 घंटे में खाना खा के वापस आया तो उसने देखा कि जो कंपोजिशन है वो 40% आ रही है लेकिन चाहिए 50%। अब क्या किया जाए? तो अब हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि जो फ्रेश फीड है 10% वाली उसका एक बाईपास निकाल करके प्रोडक्ट के अंदर मिला दिया जाए। तो 40% प्लस 10% का ब्लेंड मिल करके 50%। ये आप इस प्लस पे मत जाइए, ये कोई अलजेब्रिक सम नहीं किया है मैंने, मतलब छोड़ दीजिए आप इसको, तो भूल ही जाइए, ये जो मैंने लिखा है तो गलती हो जाएगा अगर कोई इसको दिमाग में रख लेगा तो ओरिजिनली जो ब्लेंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें कि अगर ये फ्लो रेट एफ है और ये फ्लो रेट बाईपास की बी है और ये पी है, तो कुछ इस तरीके से वो ब्लेंड बनेगा, पी इक्वल टू एफ प्लस बी। एंड इस स्ट्रीम को मान लेते हैं के, ओके। तो P इक्वल टू के प्लस बी हो जाएगा ना, के प्लस बी हो जाएगा, के प्लस बी। एंड फिर कंपोजिशन लगेगी P वापस से के मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट हो चुका था ये 40%, 0.4 के प्लस और ये 0.5 P होगा, के प्लस 0.1 बी। तो कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी और उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कंपोजिशन को मेंटेन करेंगे। अब जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो याद रखने लायक है, ये दो तो कॉमन सेंस से व्यक्ति बता सकता है, लेकिन जो थर्ड वाला है वो काफ़ी सीखने जैसा है और सीआरई के एडवांस टॉपिक में से एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें कि मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट है ए प्लस बी और ये कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं सी। तो कोई रिएक्शन ऐसी अगर होती है जिसमें कि अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखें और बी का कॉन्सेंट्रेशन कम से कम रखें, तो यह फेवर करेगा सी के प्रोडक्शन को। अगर ऐसी कोई रिएक्शन होती है जिसमें ए हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो और बी लो कॉन्सेंट्रेशन में हो, तब फेवर करेगा कौन सा? सी का प्रोडक्शन। अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो तो अब हम किस तरीके से हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को? तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं रिएक्टर 1 है, ये रिएक्टर 2 है, ये रिएक्टर 3 है। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम रिएक्टर्स का। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो हमें मैक्सिमम रखना है, तो ए को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फीड कर देंगे रिएक्टर के अंदर। ठीक है, रिएक्टर के अंदर में डायरेक्टली फीड कर दिया तो जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा ए का यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, बाईपास स्ट्रीम लाते हैं और इसके अंदर बी भी डालेंगे कुछ अमाउंट में, अब हम क्या करते हैं, पूरा अमाउंट बी का यहाँ ना डालते हुए एक बाईपास स्ट्रीम लेकर के जाते हैं और कुछ अमाउंट बी का फिर यहाँ डालते हैं और फिर इस बाईपास को कंटिन्यू करते हुए कुछ अमाउंट बी का यहाँ डालते हैं। तो इससे क्या होगा, बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिनिमम बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन दिया, कम से कम रखने की कोशिश करी, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और दिया, वहाँ पर भी कम से कम रखने की कोशिश करी, और फिर यहाँ पर भी बी का जो फ्लो रेट है वो हमने कम से कम दिया और यहाँ पर भी मिनिमम रखने की कोशिश करी। तो ये जो है रिएक्टर की जो चॉइसेस होगी उसके अंदर ये टॉपिक जरूर आएगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये जो प्रोफाइल मैंने बनाई है CSTR के लिए है, ऐसी ही सिमिलर प्रोफाइल PFR के लिए भी बनती है। तो PFR के लिए अगर आप प्रोफाइल बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ये आपका PFR है और इस PFR में A को हम डायरेक्टली फीड कर देंगे और B को हम फीड करेंगे साइड वाइज, यहाँ पर से बाईपास से फीड करेंगे और एक स्ट्रीम यहाँ से भी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके चलते हैं। तो ये एप्लीकेशन है बाईपास के, और इससे अगर ज़्यादा किसी को कुछ मिलता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में।